तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं हेनरी के लॉ पे। हेनरी के एप्लीकेशंस में आपको बता चुका हूं और हेनरी की लिमिटेशंस में आपको बता चुका हूं। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो पिछले वीडियो में मैं वेपर प्रेशर पे कंप्लीट बात आपसे कर चुका हूं, फिर भी देख लीजिए वेपर प्रेशर का क्या सीन रहता है। देखिएगा, मेरे पास एक ये कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने कोई एक लिक्विड भर रखा है, एक वोलेटाइल लिक्विड भर रखा है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जिसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड है वो वेपर्स का फॉर्मेशन करने लगेगा। माना कि ये एक लिक्विड है ए, तो इस लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ए टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। और पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर के लिए, वेपर प्रेशर है उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो जो कंटेनर है वो क्लोज होना चाहिए और जो लिक्विड और ये लिक्विड की जो वेपर है उसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इससे लिक्विड से जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स इक्विलिब्रियम में वापस इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगी उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये लिक्विड प्योर स्टेज में, ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का मतलब इस लिक्विड में मैंने कुछ मिक्स नहीं कर रखा है और इस प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P नॉट A से। P है वो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर स्टेज को, और A लिक्विड को हमने A माना है तो A उस लिक्विड को प्रेजेंट कर रहा है। और किसी भी लिक्विड का प्योर जो वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि आप अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। और ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ईथर हो। कोई भी प्योर लिक्विड आपके पास है, कोई भी प्योर सोलवेंट आपके पास है, तो उस प्योर सोलवेंट का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और उसको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो इस लिक्विड का जो P नॉट A है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो वेपर प्रेशर है उसका क्या सीन रहता है। देखिएगा, तो आगे की तरफ चलता है हम। देखिएगा, हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट आप जानते हैं सोलवेंट होता है। तो मेरे पास दो कंडीशंस पॉसिबल है। हो सकता है जो है सोलवेंट हो वो वोलेटाइल नेचर का हो और जो सोल्यूट है वो भी कैसे नेचर का हो, वोलेटाइल नेचर का हो। ये मेरे पास पहली कंडीशन बन गई है कि आपके पास सोल्यूट है वो भी वोलेटाइल होना चाहिए और जो सोलवेंट है वो भी वोलेटाइल होना चाहिए। और पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं जो लिक्विड्स होते हैं वो सारे के सारे वोलेटाइल होते हैं। मतलब आपके पास यहाँ जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड होना चाहिए और जो सोलवेंट है वो भी लिक्विड होना चाहिए। तो लिक्विड्स को लिक्विड में मिक्स करके, लिक्विड जो सोल्यूट है उसको लिक्विड सोलवेंट में मिक्स करे तो पहली कंडीशन बनती है। और ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की हमें बात करनी है। जो अगला जो लेक्चर लेगा उस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास सोलवेंट है वो तो वोलेटाइल होगा, क्योंकि मैं लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं और लिक्विड सॉल्यूशन में जो सोलवेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड होगा। क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है उसका डिटर्मिनेशन जो है वो सोलवेंट की फिजिकल स्टेट करती है। तो लिक्विड सॉल्यूशन है, इट मींस उसमें सोलवेंट ऑब्वियस ही बात है क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है।
लेकिन यहाँ सोल्यूट है वो क्या हो सकता है, नॉन वोलेटाइल हो सकता है। जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो सकता है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैसी नेचर के होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। तो हमें इन दोनों पे बात करनी है। आज हम सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन पे बात करेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। आज हम इस चीज पे बात करने वाले हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें जो है दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है वो हमने मिला दिए हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस की हम बात करने वाले हैं, ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए हम जो पहला टाइप का सॉल्यूशन है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन दैट contain two volatile components। इसकी बात करने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दैट कंटेन टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। मतलब मेरे पास जो सोल्यूट है वो भी वोलेटाइल है, और मेरे पास जो सोलवेंट है वो भी क्या है, वोलेटाइल है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, और चलिए लेट करते हैं कि मेरे पास एक ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है मेरे पास, और इसमें मैंने जो है ए लिक्विड भर दिया। हम हमारे चैप्टर में पीछे से बात करते आ रहे हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें बात करते आ रहे हैं कि ए को हम क्या मानते हैं, सोलवेंट मानते हैं। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सोलवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई सोलवेंट है, वो ए फिलअप कर दिया है। ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल होने के कारण इसको टेम्परेचर थोड़ा सा मिलते ही ये वेपर प्रेशर बनाना स्टार्ट करेगा। चूंकि ये प्योर स्टेज में है तो ये जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम P0A से रिप्रेजेंट करेंगे। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जो प्योर ए है उसका वेपर प्रेशर है वो क्या है, P0A है। मेरे पास ये एक दूसरा कंटेनर है, इसी के पास मैंने दूसरा कंटेनर ले रखा है। हमें सॉल्यूशन बनाना है और दो कंपोनेंट से बनाना है। एक कंपोनेंट ए है जो कि सॉल्वेंट है, और दूसरा कंपोनेंट है वो कौन है, बी है। बी है सोल्यूट, और बी जो है वोलेटाइल है, और बी का कंटेनर भी क्लोज कंटेनर। ये इसकी सरफेस पे बी मॉलिक्यूल्स है, और जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो वेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ इस कंटेनर में, इस लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होगा वो P0P होगा, और P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर P। आप देख चुके हैं कि ए कंटेनर में ए लिक्विड, पहले कंटेनर में ए लिक्विड था, उसका जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट का वो P0A था, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें लिक्विड बी था और उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, P0B था। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, देखिएगा मिक्स करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। हम जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर देंगे तो मेरे पास जो है एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये मेरे पास सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन के सरफेस पे अब दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके मॉलिक्यूल होंगे। सॉल्यूशन में ए भी होगा, सॉल्यूशन में बी भी होगा, और सॉल्यूशन भी बंद कंटेनर में है। बंद कंटेनर में है तो सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो क्या अब जो यहाँ इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, पहली बात तो हमें यह देखनी होगी कि वो वेपर प्रेशर ए के कारण भी होगा और वो वेपर प्रेशर बी के कारण भी होगा। तो क्या इस सॉल्यूशन में जो ए का वेपर प्रेशर है मैं उसको P0A लिखूं, और क्या जो बी का वेपर प्रेशर है उसको P0B लिखूं? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। रीजन क्या है, P0A and P0B are the vapor pressure of pure state
लेकिन हमने यहां इन दोनों को क्या कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है. सो वी कैन नॉट राइट द वेपर प्रेशर ऑफ ए एज पी नॉट ए एंड वी कैन नॉट राइट द वेपर प्रेशर ऑफ बी एज पी नॉट बी. तो हम यहां जो ए का प्रेशर है उसको एक स्पेसिफाइड टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नॉन एज पी ए. और जो वेपर प्रेशर ऑफ बी है उसको भी एक स्पेसिफाइड टर्म से नोटिफाई करेंगे जो है पी बी. पी ए क्या है, पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है. पार्शियल वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, आप जानते हैं कहीं भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो स्पेसिफाइड किसी कंपोनेंट का हमें प्रेशर दिखाना होता है तो हम उसके प्रेशर को इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर शो करते हैं. कि जो टोटल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, जो टोटल प्रेशर होगा उसमें ए का फ्रैक्शन कितना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा उसमें बी का कितना फ्रैक्शन है, उसे कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर. तो पी बी भी आप कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड कर गए होंगे. पी क्या है, पी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी और वो भी किसमें हो जाएगा, सॉल्यूशन में हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं मेरे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिला दिया है और मिलाने के बाद मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास ये सॉल्यूशन बन गया है. चलिए यहां से अब एक लॉ जो है वो ओरिजिनेट होता है, मैं उस लॉ की बात करता हूं और वो लॉ है राउल्ट्स लॉ. देखिएगा राउल्ट्स क्या कहते हैं, देखिएगा ये सॉल्यूशन का डायग्राम मैं यहीं पढ़ा रहने देता हूं. देखिएगा हम आगे यहां से एक लॉ निकल के आता है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ. ठीक है जी. तो राउल्ट क्या कहते हैं कि जब हमने दो वोलेटाइल जो है लिक्विड्स उनको मिलाया और उनको मिलाने के बाद क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया. तो जो ए कंपोनेंट है, जो ए कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में उसका पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. कि हमने जो ए और बी कंपोनेंट लिए हैं, अगर इस सॉल्यूशन में हम इस ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखें, पार्शियल वेपर प्रेशर देखें, तो राउल्ट्स कहते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ए की मोल फ्रैक्शन के, कि ए के कितने मोल यहां प्रेजेंट है कंपेयर टू टोटल मोल. जितने ज्यादा मोल ए के प्रेजेंट होंगे, जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए की होगी, उतना ही ज्यादा उस कंपोनेंट का क्या होने वाला है, पार्शियल प्रेशर होने वाला है. मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं मानूं कि इस सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है उसके Na मोल लेते हो और जो बी कंपोनेंट है उसके Nb मोल लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ए की हो जाएगी Na अपॉन टोटल मोल. टोटल हो जाएंगे, ए के Na थे और बी के Nb थे, तो ए की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी Na अपॉन Na प्लस Nb और बी की हो जाएगी Nb अपॉन Na प्लस Nb. मान लेते हैं कि जो Na का वैल्यू है वो 3 है और Nb का वैल्यू है वो 1 है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4 और इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4. तो राउल्ट्स क्या कहते हैं कि जिसकी मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है. तो ए का पार्शियल प्रेशर है इस सॉल्यूशन में और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ए की मोल फ्रैक्शन के, और जो बी कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा बी की मोल फ्रैक्शन के. यहां से अगर हम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, वो है पी नॉट ए. और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पी नॉट ए है, पी नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट. और
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी लिक्विड का जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है और वो हर लिक्विड के लिए कांस्टेंट होती है। तो हमने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया है, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दिया है जो है पी नॉट ए। और सेम यही काम अगर हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं तो यहां भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा पी नॉट बी। तो पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, XA is the mole fraction of A, and PA is the partial vapor pressure of A in solution. Now here the P naught B is the pure vapor pressure of B, XB is the mole fraction of P, and the PB is the partial vapor pressure of B in solution. तो ये सारी टर्म्स आपको पता चल गई होंगी। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो मैं राउल्ट है उसके जो है लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूं कि राउल्ट क्या कहता है, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that कंपोनेंट। ये जो हमारे पास है वो राउल्ट का जो लॉ है उस राउल्ट के लॉ की है, वो हमारे पास डेफिनेशन है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा क्या था, राउल्ट्स का डेफिनेशन था। तो हमने देखा था कि अभी जो हमने ए और बी है उसको मिला दिया है और उससे हमने क्या बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है। और ए बी वोलेटाइल था, उसका भी वेपर्स था, उसका भी वेपर प्रेशर था। बी वोलेटाइल था, उसका भी वेपर था और उसका भी प्रेशर था। क्योंकि वेपर्स होती हैं वो गैस होती हैं और 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है डाल्टन्स लॉ कि कहीं भी एक से ज्यादा गैसेज होती हैं तो उन कहीं भी किसी कंटेनर में, अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेज है तो उस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर लगता है वो टोटल प्रेशर उन गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो अगर हम जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, अगर हम उस सॉल्यूशन का, ये हमारे पास जो कंटेनर था, इस कंटेनर में जो ए और जो बी है उससे जो सॉल्यूशन बना है और इस कंटेनर में ए के कारण जो पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए था और इस कंटेनर में बी के कारण जो पार्शियल वेपर प्रेशर बी था, तो सॉल्यूशन का जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा या सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या होगा, ए कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के प्लस बी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ये कौन कहता है, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स कहते हैं कि जो अगर किसी भी मिक्सचर में दो से ज्यादा गैसें हैं तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट थे, हमने उन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का सम कर दिया, तो सम करने से मेरे पास उस सॉल्यूशन का टोटल क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा। आप यहाँ चाहते हैं तो इस इक्वेशन में ए का है वो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, और यहां चाहते हैं तो आप बी का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बी क्या था, पी नॉट बी एक्स बी, और ये आ जाएगा उस सॉल्यूशन का टोटल जो है वेपर प्रेशर। पी एस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन, पी नॉट ए
द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the solution, P naught B the vapor pressure of pure B, and the XB is the mole fraction of B in the solution. तो ये हमारे पास उस सॉल्यूशन का टोटल जो है वेपर प्रेशर आ गया है। यही हमारा राउल्ट्स लॉ है। और जब कभी भी हम लिक्विड को लिक्विड में डिसोल्व करते हैं और उस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल पे ये वाला इक्वेशन है वो एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए इस इक्वेशन में एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, वो हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं। देखिएगा, हमें पता है, हम पहले ही जान चुके हैं कि जो दो कंपोनेंट होते हैं, कोई से भी दो कंपोनेंट होते हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यहां हमने दो कंपोनेंट ले रखे हैं A और B, और इनकी जो मोल फ्रैक्शन है इनका सम 1 के बराबर होने वाला है। तो यहां से अगर मैं XB देखूं तो वो क्या आने वाला है, 1 माइनस XA। तो यहाँ जो XB है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1 माइनस XA भी पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ सॉल्यूशन, S इज डिनोटिंग फॉर सॉल्यूशन, P naught A XA plus P naught B, and we have to put the value of XB, that is 1 minus XA. So this is the final equation which will help to solve the numericals. तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास था राउल्ट्स लॉ। इसके बाद हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में राउल्ट्स लॉ की दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम राउल्ट्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार आपको वीडियो कंटेंट्स हैं वो मिल रहे हैं, आप इन्हें लगातार देखते रहिए, अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।